जय हिंद छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। छात्रों, वर्तमान में जो फॉरेस्ट एग्जामिनेशन चल रहा है, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल उप निरीक्षक के जो पदों के लिए भर्ती पदों के लिए जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस हमने बच्चों द्वारा, जो बच्चे परीक्षा दे करके आ रहे हैं, तो मैंने प्राप्त किए हैं। तो मुझे लगा कि आपको एक मॉडल उसका प्रस्तुत कर दूं, जिससे वो बच्चे जिनके पेपर अभी आने बाकी हैं, तो उससे कुछ उनको सीख मिल सके कि किस लेवल के, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे कोर्स में भी लगातार पढ़ रहे हैं, तो अभी आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है, इसमें आपको मिसलेनियस चैप्टर मिलेंगे, यानी लगभग कई प्रकार के, क्योंकि एक परीक्षा होती है तो एक परीक्षा में केवल एक चैप्टर नहीं होता, उसमें कई प्रकार के चैप्टर का समावेश होता है। दिमाग में एक बात और रखिए कि अगर मान के चलिए कि किसी पेपर में 20 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, तो 20 प्रश्न बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसमें सारे चैप्टर समाहित हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो किसी छात्र की जो पेपर होता है उसमें बेसिक अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक होते हैं, किसी में कुछ एडवांस के टॉपिक भी डाल दिए जाते हैं, तो मिला जुला होता है। किसी चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन, किसी चैप्टर के कम क्वेश्चन, अब वो डिपेंड करता है आपकी कमांड और आपकी प्रैक्टिस किस चैप्टर में ज़्यादा है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने कहा आपको कि आपको ए से लेकर के जेड तक पढ़ना है, भले ही किसी परीक्षा में केवल 20 प्रश्न ही आए मैथ्स के, या किसी परीक्षा में 80 प्रश्न आए मैथ्स के, कौन से आएंगे ये कोई नहीं जानता, ना कोई कह सकता है। अनुमान तो बिल्कुल लगाए ही नहीं आप, केवल और केवल पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर ध्यान दें। आइए कुछ प्रश्न हमने छाटे हैं, देखते हैं कि आप इनको कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं। दीपक के पास केवल 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं, उसके जेब में कुल 400 रुपए पड़े हुए हैं, जबकि कुल नोटों की संख्या जो है वो 50 है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। अभी तक की परीक्षाओं में या इससे पहले का जो मॉडल था उसमें सिक्कों की संख्या दी जाती थी, क्योंकि सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। अब 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, इन सिक्कों की संख्या से संबंधित पहले प्रश्न पूछे जाते थे। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमारी इस परीक्षा में ऐसा एक किसी दिन प्रश्न पूछा गया, तो अपने को इसमें, ये तो आसान चीज होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, तो इनको अपन को ध्यान रखना है कि इन परीक्षाओं को कैसे डील करना है। साहब नमस्कार। जी सर। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, ये बड़े आसान हो जाते हैं, आप इसको कई प्रकार से, कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये देखो, हमारे पास 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। जेब में कितने रुपए पड़े हुए हैं? जेब में पड़े हुए हैं 400 रुपए पड़े हुए हैं। और टोटल संख्या कितनी है ये देखो आप, टोटल संख्या कितनी है? टोटल नोटों की संख्या 50 रुपए है, 50 है, मतलब नोटों की संख्या जो है वो 50 है। तो 400 रुपए के हिसाब से अगर हम 50 का एक मीन निकालें, औसत निकालें या मिश्रण निकालें, ये सबको मिला करके 10 और 5 इनको सबको मिला करके अगर हम लोग मिश्रण निकालने की कोशिश करें, तो हम ये पाएंगे कि अगर हम 400 में 50 का भाग लगा देते हैं, तो ये पाते हैं कि औसतन वो सारे नोट 8 रुपए के होंगे। औसतन वे सारे नोट कितने रुपए के होंगे? 8 रुपए के होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन से नोट हैं। हमारे पास 10 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 10 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 5 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 5 रुपए के नोट हैं। लेकिन मिश्रण जो हमें मिला, जो कॉम्बिनेशन है इनका, वो मिला 8 रुपए के नोट का औसत। तो यहां से इसको माइनस करके एलिगेट कर दीजिए, तो 5 में से 8 गया 3, नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, यानी कि मिला यहां 3:2।
3:2 के रेशियो में हमें यहाँ अनुपात मिला बच्चों, बराबर है। इसका मतलब है कि 10 के नोट 3 हिस्से में हैं और 5 के नोट 2 हिस्से में हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, कुल कितने हिस्से बने? आप कहेंगे सर 5 हिस्से बने। तो 5 हिस्से की वैल्यू, 5 हिस्से की वैल्यू कितनी है? देखिए कुल नोट कितने हैं अपने पास? 50। तो 5 हिस्से की वैल्यू आई 50। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक हिस्से की वैल्यू आई 10। अगर हमसे 10 रुपए का नोट पूछा जाता तो कितने हिस्से हैं? 3। तो 10 × 3, 30 नोट हमारे पास 10 रुपए के हैं। और हमारे पास 5 रुपए के 10 × 2, 20 नोट हमारे पास 5 रुपए के हैं। हमारे एग्जाम में कितने रुपए का नोट पूछा गया है? 5 रुपए का नोट, यानी कि अपना आंसर कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? 20 होगा। तो कौन सी मेथड का इस्तेमाल कर लिया हमने? हमने इसमें एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया, हमने इसमें मिश्रण का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसकी बेसिक मेथड होती है। बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास मान के चलो कि 10 रुपए के X नोट हैं। 10 रुपए के कितने नोट हैं? 10 रुपए के X नोट हैं। X नोट हैं। 5 रुपए के हमारे पास Y नोट है। बात समझ में आ रही है? तो कुल नोट कितने हैं हमारे पास? X + Y, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? जिसकी वैल्यू दी है कि 50 नोट। अगर 10 रुपए के X नोट हैं तो इसकी कीमत कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों? 10X बनी। प्लस अगर 5 रुपए के Y नोट हैं तो इसकी कीमत कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों? 5Y। और कुल कीमत हमारी जेब में 400 रुपए पड़े हुए हैं। आपका इक्वेशन बन गया प्यारे छात्रों। अब आप इस इक्वेशन में, आपको पता है क्या करना होता है। बराबर करना है तो इसमें पूरे में 10 का गुणा कर देंगे तो ये 10X हो जाएगा, ये 10Y हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 10X से 10X कैंसिल हो जाएगा। 10Y में 5Y चला जाएगा तो 5Y बराबर यहाँ कितना? 100। Y का मान सीधा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। कितना आ जाएगा? 20। हमसे मुझे लगता है कि 5 रुपए के नोट ही पूछे गए थे, यानी कि Y की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो आप फटाफट इसमें किसका आंसर? 20 आंसर बेसिक मेथड से भी दे सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। ना तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, ना एलिगेशन में समय लगता है। हम लोग हाइप क्रिएट करते हैं टीचर्स, ये विधि बढ़िया है, ये विधि बढ़िया है। विधि वो बढ़िया है जिसमें आपकी प्रैक्टिस है। एक ही विधि सीखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 तरह की विधियां सीख करके स्टूडेंट जाता है तो डिसाइड करने में उसको टाइम लग जाता है कि मुझे कौन सी विधि सीखनी। मैंने बताया इसलिए है कि आपको कंफर्टेबल जिस विधि में लगे उस विधि को आप इस्तेमाल करिए और उसी को लेकर के आगे बढ़िए। आप जितना अभ्यास करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास ही आपको किसी भी मेथड में परिपक्व बनाएगा। तो यहाँ पर मेथड की बिल्कुल लड़ाई नहीं है, सारी मेथड बढ़िया होती हैं। वो मेथड सबसे बेस्ट होती है जिसमें आपकी मास्टरी होती है, जिसमें आप बेहतर तरीके से डील करते हैं। बराबर है? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपका ये रहा। ये अपनी ट्रेन का सवाल है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? हमें मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि समय बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब कोई ट्रेन होती है और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वहां पर डिस्टेंस, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, ये दूरी का काम करेगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की?
तो 250 और 100 मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 350 मीटर। ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। डिवाइड बाय उसकी चाल मेरे प्यारे बच्चों 63 किलोमीटर प्रति घंटे है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यहां पर मीटर और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे अब किस में बदल चुका है, मीटर प्रति सेकंड में बदल चुका है। किस में बदल चुका है, मीटर प्रति सेकंड में बदल चुका है। बेसिक नॉलेज है, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे जब, तो उसमें हम इसके पूरे बेसिक जीरो लेवल से कैसे किसको किस में कब कन्वर्ट किया जाता है मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतने में भी इसको समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों 9 से ये 2 बार कट गया, कितना आ गया, 7 बार। 7 से ये कितना कट गया, 5 बार। और मेरे प्यारे छात्रों 5 से कितनी बार हो गया, 10 बार। 10 × 2 20 सेकंड हमारा बच्चों आंसर हो गया। क्लियर है? आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यदि 6 मीटर ऊंचे, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, तो त्रिकोणमिति के हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को मैं ट्रिपलेट और रेशियो से ही आपको खत्म करके सिखा दूंगा। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक्स बताऊंगा तो यहाँ ना तो tan थीटा लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो cot थीटा लगाने पड़ेगी। विदिन सेकेंड इन प्रश्नों को, 5 सेकंड में इन प्रश्नों को हल करना मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको बताता हूं इस सवाल का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसका इंटेंट क्या होना चाहिए। 6 मीटर ऊंचे एक कमरे की, एक जो कमरा है वो कितना ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है। आप बनाइए, ये कमरा है आपका, 6 मीटर ऊंचा है। ये परछाई है इसकी, ये 6 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये इसकी परछाई है। परछाई कितनी है, परछाई है 2√3 मीटर। परछाई है 2√3 मीटर। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण की बात है, इसी का डिग्री का मान पूछा है हमसे। तो यहां पर हमें सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। देखिए 30 डिग्री के साथ जो रेशियो होता है वो होता है 1√3 और 2। ये 30 डिग्री का रेशियो होता है। यही 60 डिग्री का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर जब 1 हो तब 30 डिग्री बनता है, और परपेंडिकुलर जब √3 हो तब 60 डिग्री बनता है। ये विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है, यानी 30 और 60 के लिए रेशियो यही होता है। मैं अलग से लगा के बता दूं, ये देखिए, अगर मान के चलिए कि यहां पर 30 डिग्री है तब ये सदैव 1 होगा और ये √3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान के चलिए थीटा यानी कि यहां पर 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, ये 2 ही रहेगा। दोनों ही कंडीशन में हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप इनका अनुपात चेक करिए ना, चाहे इसको डिवाइड कर दीजिए इससे या इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, दोनों एक ही बात है। तो हम 6 में अगर 2√3 का भाग कर दें तो 2 से 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा। अब हम रेशनलाइजेशन कर दें, ऊपर और नीचे √3 का भाग लगा दें, आपको पता होगा, कर सकते हैं। √3 × √3 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, √3/1। कितना हो गया रेशियो, √3/1। कितना रेशियो हो गया मेरे प्यारे छात्रों, √3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो हमने किसका किसका रेशियो लिया था ये बताइए। हमने इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो लिया था, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी √3 है और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। यहां से आपने क्लियर किया ना, ऊपर की वैल्यू हमने यही वाली भुजा ली थी ना, वो कितने यूनिट निकली, √3 यूनिट निकली, और नीचे की भुजा कितनी निकली, 1 यूनिट। अब यहां पर देखिए, नीचे की भुजा 1 यूनिट और ऊपर की भुजा √3 यूनिट किस में होती है,
आप कहेंगे सर 60 डिग्री में होती है। कितने डिग्री में होती है मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री में होती है ना? तो थीटा का मान सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका आंसर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसी को किस फॉर्मेट से करते हैं? इसी को अपन लोग tan थीटा के फॉर्मेट से करते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारा कमरा है और ये हमारी परछाई है। कमरा भी दिया हुआ है, ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। कमरा हमारा दिया हुआ है 6 यूनिट और हमारी परछाई दी हुई है कितने यूनिट? हमारी परछाई दी हुई है 2√3 यूनिट। अब यहां पर करना वही है, ए बी अपॉन बी सी, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा tan थीटा, लाल बटे का है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 6 है, ए बी का मान कितना है? 6 है, डिवाइड बाई 2√3 है, इक्वल्स टू tan थीटा। 2 से कितनी बार चला गया ये? 3 बार। काम वही करना पड़ेगा। √3 से कितनी बार चला गया ये? √3 बार चला गया। यानी कि हमें ढूंढना है tan थीटा की टेबल में कब √3 होता है। tan थीटा यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 डिग्री में ही √3 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। तो आप tan थीटा के चक्कर में मत पड़िए, आप रेशियो के चक्कर में पड़ेंगे तो विद इन सेकेंड इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये पूरा ट्रिपलेट का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अपने जो एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें आपको सिखाने वाला हूँ। फाउंडेशन मैथ्स का कोर्स है, बहुत कम प्राइस पे, जहाँ बहुत बुनियादी लेवल से मैथ्स सीखेंगे, चाहे एडवांस लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, मैं हाई क्रिएट नहीं करूँगा, आपको बहुत आसानी से सिखाने वाला हूँ, बिना विलंब किए हुए। आप फाउंडेशन मैथ्स में डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करके सीधे पहुँच जाइए। ये सारे कुछ ही सेकंड में हल होने वाले प्रश्नों को हम, ये सब परीक्षा में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिलेंगे आपको सेम टू सेम एज इट इज डिजिट के साथ। इसलिए आप इनको ठीक तरीके से पढ़िए और आइए हमारे मेन क्लास में। चौथा सवाल है, साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर है, जरा जरा से सवाल पूछे जा रहे हैं। 8 वर्ष में 3 गुना हो गई है, तो उसी दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगी? बहुत सिंपल सी बात होती है। इसका फॉर्मूला बच्चों को मैं बता देता हूं, बेसिक भी है, फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई कितने की बात हो रही है? समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे बच्चों? समय की बात हो रही है। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है n1 - 1 अपॉन n1 - 1 अपॉन, समय की बात हो रही है तो t1 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन t2। सीधे रख दीजिए इसमें आप, n1 यानी पहले कितने गुना? 8 वर्षों में 3 गुना, तो 3 में 1 गया 2, कितने समय में? 8 वर्ष में, बराबर। अब हमें कितने गुना चाहिए? अब 7 गुना चाहिए, तो 7 में 1 गया 6, और इसका मान हमें पूछा है। 2 से 3 बार सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, t का वैल्यू 24 वर्ष आपका विद इन सेकेंड आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएंगे? 24 वर्ष। बेसिक भी इसका होता है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बेसिक मेथड में आपको फाउंडेशन मैथ्स के कोर्स में बताऊंगा, ठीक है? तो इन सवालों को सरलता से आप हल करिए, सॉल्व करिए। देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक होता है इन प्रश्नों में। कहा जाता है कि जब n को किसी भी संख्या से आप विभाजित करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है,
फिर वो पूछते हैं कि 4n, 5n, 6n, यानी किसी भी संख्या को कुछ गुना कर दें और उसी संख्या से विभाजित करें जिससे पहले विभाजित कर रहे थे। तो मेरी बात हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, जितना रिमाइंडर पहले आता है उस रिमाइंडर का उतना ही गुना रिमाइंडर बाद में आता है। जैसे अभी n को 7 से विभाजित किया तो शेषफल 4 आया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 4n, अब n कितने गुना हो गया है, 4n हो गया है, तो शेषफल भी आपका 4n हो जाएगा। यानी पहले 4 था, अब 4 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। और शेषफल कभी भी जिससे विभाजित करते हैं उससे बड़ा होता नहीं है, तो हम दोबारा कर देते हैं भाग, 7 दूनी 14, हमारा बचता है 2 रिमाइंडर, अपना आंसर हो जाता है, बात खत्म। कोई 3-5 करनी नहीं है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जितना रिमाइंडर बचता है, जैसे मान के चलिए, आप समझिए, इसी सवाल को देखिए कि भाई 7 और 4 11, यानी n का मान हमने 11 ले लिया। n का मान कितना ले लिया, 11। तो 11 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, 11 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, एक बार जाएगा, 7 1 कम 7, कितना बचेगा, 4। और हम इसी संख्या में अगर 4 का गुणा कर दें तो रिमाइंडर में भी हमारे 4 का गुणा हो जाएगा बेटा। सब कुछ यहां भी 4 का गुणा हो जाएगा, सब में 4 का गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो भाज्य है जिसमें विभाजित करना है वो 4 गुना हो गया है। तो ये हमारा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। दोबारा 7 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या में बहुत ज्यादा इसमें विवाद ही नहीं, जितना भी रिमाइंडर आया है, अगर संख्या को 3 गुना कर दिया है तो रिमाइंडर भी 3 गुना कर दो, संख्या को 8 गुना कर दिया है तो रिमाइंडर भी 8 गुना कर दो। बड़ा है तो जिससे विभाजित कर रहे थे दोबारा विभाजित कर दो, आपका फटाफट आंसर हो जाएगा। कोई 3-5 और कोई गणित लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, माथापच्ची बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बढ़िया सवाल होता है, एज का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। एज में जब रेशियो के सवाल आते हैं तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक होती है, डिफरेंस ऑफ रेशियो दो लोगों का हर समय इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लीजिए। कैसे? रवि और प्रकाश की उम्र का योग अनुपात जो है वो 2:3 है। रवि प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो इन 6 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या होगा? हे भगवान, कुछ दम ही नहीं है सवाल में। रवि और प्रकाश, रवि और प्रकाश, रवि अनुपात प्रकाश कितना है? 2:3। 2 यूनिट का रवि है, 3 यूनिट का प्रकाश है। इन दोनों का एज डिफरेंस 1 यूनिट का है, दिया हुआ है। 6 वर्ष बड़ा छोटा है, 6 वर्ष हो गया। तो ये रवि जो है तो 6 × 2 12 वर्ष का हो गया अभी, और ये 18 वर्ष का हो गया अभी। वर्तमान की बात है, ये कब की बात है? वर्तमान की। अपन से रेशियो कब का पूछा है? 6 वर्ष बाद का। 6 वर्ष बाद का रेशियो पूछा है, तो 12 और 6 18 का ये हो जाएगा, 18 और 6 24 का ये हो जाएगा, 6 से 3, 6 से 4, 3:4 अपना कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था सवाल, इसमें तो कोई दम नहीं था। ये तो प्राइमरी लेवल के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसको, आप तो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हो। एक किताब को 600 रुपए में बेचने पर जो लाभ मिला, उसी किताब को 400 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। पकड़िए कितने गुना है, बाकी बाद में। 3 गुना है। कितने गुना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 गुना है। बात समझिएगा भाई। एक बात बताओ, लाभ तो 400 में भी हुआ है, तो 1 गुना तो इसमें जुड़ के आया, और ये 3 गुना है, तो 1 गुना ये है, 3 गुना ये है, तो दोनों के गुने का डिफरेंस कितना हो गया? 2 गुने का ना भाई। इससे 3 गुना है, मतलब अगर यहां 1 रुपए का लाभ हो रहा था तो यहां 3 रुपए का लाभ हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? अगर यहां पर 1x का लाभ हो रहा था तो यहां पर 3x का लाभ हो रहा है, तो दोनों के बीच में लाभ कितना बढ़ गया?
1 से 3 तक पहुंचने में कितने का डिफरेंस आ गया? आप कहेंगे सर 2x का। कितने का? 2x का आ गया। तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई इनके बीच का जो लाभ अंतर है वो 2x का है, और इनके बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो 200 का है। तो जो मेन लाभ है पहले पर, जो 1x वाला है, वो 100 रुपए का लाभ है। 100 रुपए का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाभ है। 400 रुपए में बेचा है, 100 रुपए का लाभ है। 600 रुपए में बेचा है तो 300 रुपए का लाभ है। 3 गुना है ना। 400 में बेचा तो 100 का लाभ है। तो यहां से सीपी डायरेक्ट निकालिए ना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 400 में बेचा, 100 का लाभ है, तो सीपी मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए सीपी होगी, तब तो 100 रुपए के लाभ में बेचोगे तो 400 रुपए होगा, हाँ या ना? तो इसका जो सीपी है वो 300 रुपए है। 100 रुपए के लाभ में बेचा तो 400 में, 300 रुपए के लाभ में बेचा है तो 600 में। प्रूव्ड हो गया। अब आ जाओ सवाल की अगली हेडलाइंस पे। 60% का लाभ कमाना है, कोई फ्रैक्शन रैक्शन नहीं, डायरेक्ट 100 में 60% अधिक 160, 160 बटे 100 डायरेक्ट 16 इंटू 3 48, 480 रुपया आंसर होगा। और डायरेक्ट करना है 1% 3, 1% 3, 60% कितना हो जाएगा? 1% 3 हो गया, 60% कितना हो जाएगा? 60% कितना हो जाएगा? 180। 300 में 180 जोड़ दो, कितना हो गया? 480 हो गया। फ्रैक्शन 60% का, 60% की फ्रैक्शन होता है 20 तिया 60 और 20 पंजा 100, 3/5, 5 3 8 बटे 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 300, 1 की वैल्यू 60, 60 गुणा 8, 680। भयंकर तरीके हैं, तरीकों के फेर में मत फंसो यार, तरीकों के फेर में कॉन्सेप्ट पकड़ो, लॉजिक पकड़ो, लॉजिकल बनो। यूनिट हो गया, रेशियो हो गया, परसेंट हो गया, फॉर्मूला हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कम समय में सटीक और शानदार आंसर चाहिए और एक्यूरेट आंसर चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप तरीकों के चक्कर में मत फंसिए, आप कॉन्सेप्ट बनाइए, आप अपने आप को डेवलप करिए। किसके लिए? मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, सांख्यिकी का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको हमेशा आना चाहिए। ये कहता है कि किसी बंटन का बहुलक, बहुलक यानी मोड 24 है, उनका मीन 60 है और मीडियन ज्ञात करें। तो हमेशा के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मीन। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमारे पास क्या क्या डेटा है देख लीजिए। हमारे पास बहुलक है यानी मोड है 24 इक्वल्स टू, हमारे पास मीडियन नहीं है, ज्ञात करना है 3x माइनस 2 मीन, 2 इंटू 60 120। ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहां से देखिए 3x इक्वल्स टू 144, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो x बराबर कितना? 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 हमारा बेटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला रहेगा, तो स्टैट्स के बहुत सारे सवाल आप यहां से डील कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपका, 500 रुपए पर 40% की छूट एवं समान राशि पर 36% और 4% की क्रमिक छूट। ध्यान रखिएगा ये 40% का डिस्काउंट है और ये कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट है। तो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट को ऐसा समझिए कि कोई 100 रुपए का माल है, 100 रुपए का बेटा क्या है? माल है। उसमें अपन ने 36% का डिस्काउंट कर दिया, तो बेटा कितना बचा? 64% बचा। क्लियर है?
उसमें अपन 4% का डिस्काउंट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचा? 96% बचा। और भी तरीके हैं इसको हल करने के, परेशान नहीं होना, सारे तरीके आसान हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अभ्यास करते हैं, अभ्यास के ऊपर है आपके। सौ का माल 64 में बचा, 100 का माल 96 में बचा। हल करेंगे, हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 से 25 बार और 4 से ये 16 बार। 16 इंटू 6 96, 16 इंटू 9 144, 144 और 9 153 डिवाइड बाई 25, 25 इंटू 6 150, 3 और 6 36, 25 एक कम 25, 9 और 0, 25 छक्के 150, कितने बचे? 3 बचे और 6, 25 एक कम 25, बचे 11 अपने पास, है ना? 11 और 0, 25 चौके 100 10, 25 चौके 100, यानी 100 का माल 61.44 में बचा। 100 का माल 61.44 में बचा। इसका मतलब है जो टोटल डिस्काउंट है, क्रमिक डिस्काउंट का मूल्य, इसमें 61.44 अपन को घटाना पड़ेगा। तो 100 में 62 घटा दीजिए आप, तो 38 बचेगा। 38.56%, 38.56% का जो है वो हमारा छूट मिला। कौन सा वाला छूट है? इस छूट का मूल्य आया है कितना? 38.56%। ये वाला छूट कितना था? 40%। इन दोनों छूट के बीच का अंतर ही तो पूछा है। 40 और 38.56, 1.44 इसका डिफरेंस आएगा 1.44% का, यानी कि इनके बीच का जो डिस्काउंट है वो आएगा 1.44% का। परसेंट यानी 100। मूल्य है बेटा अपना 500। 500 का 1.44% अपन निकालेंगे तो 00 से 00 चला जाएगा। 5 चौके 20 और 14 पंजा 70 2 72, 7.20 रुपए का जो है वो इनके डिस्काउंट का डिफरेंस आएगा। दिक्कत अपन को कहां आएगी? दिक्कत अपन को आएगी क्रमिक बट्टा सीखने में। इसकी ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको बेसिक फाउंडेशन मैथ्स में, है ना? तो ये बेसिक हो गया आपका, ट्रिकें भी हैं इसके, कॉन्सेप्ट भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक बार आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको कोर्स का डिटेल और उसकी लिंक मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। एक आयताकार मैदान है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक। पढ़ने में ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैदान 460 मीटर लंबा है और क्षेत्रफल मैदान का कुछ दिया हुआ है। तो मैदान की चौड़ाई का ट्रैक सहित मैदान की चौड़ाई से अनुपात क्या होगा? ट्रैक सहित चौड़ाई। अब अपन को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल यानी कि आयत, ये हो गया अपना रेक्टेंगल, हो गया। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ट्रैक बना है चारों ओर, ये ट्रैक बना है। ट्रैक का ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? 2। तो 2 यहां भी होगी और 2 यहां भी होगी, 2 यहां भी होगी और 2 यहां भी होगी। यानी कि ट्रैक सहित जब चौड़ाई की बात करेगा तो 2 और 2 4 बढ़ जाएगा। फिलहाल हमारी लंबाई मैदान की पता है कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 460 है। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल अपने को कितना दिया हुआ है? 34500। यहां से अपनी चौड़ाई निकल के आ गई। 0 से 0 चला गया, 23 से 2 बार और 23 से ये 15 बार और 2 से ये 75 टाइम्स।
यानी हमारी चौड़ाई आ गई मेरे प्यारे बच्चों 75 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो पहले क्या पूछा है, फिर पूछा है उसने मैदान की चौड़ाई का ट्रैक सहित अभी कितना है, अभी देखो 75 है, तो ट्रैक सहित कितना हो जाएगा, दो इधर दो इधर, तो 75 और 4 79, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 79, रेशियो 75। अगर हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे मैदान की चौड़ाई से अनुपात निकालेंगे तो 79 अनुपात 75 आएगा, और ये वाला रेशियो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल इस ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे। क्लियर है, यानी कि सिर्फ चौड़ाई कितनी है, सिर्फ चौड़ाई 75 है, और ट्रैक सहित दो इधर दो इधर, तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल, ये है सवाल, 1 से 100 तक दो के ऐसे गुणज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होते हैं। गुणज क्या है, जो मल्टीपल होते हैं। हाँ जी, थोड़ा दूर लिखा हुआ है ये, यहां पे लिखा हुआ है कि 6 के गुणज नहीं है। 1 से 100 तक दो के ऐसे कितने गुणज हैं जो 6 के गुणज नहीं है। 6 अपने आप में 2 का गुणज है, 6 अपने आप में 2 का गुणज है, 6 अपने आप में 2 का गुणज है। तो अगर 6 अपने आप में 2 का गुणज है तो यह चेक करना है कि जब हम 2 के गुणज ढूंढने जाएंगे तो रास्ते में 6 के गुणज भी हमें मिलेंगे, रास्ते में 6 के गुणज भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो उन 6 के गुणजों को हमें आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब हम 100 तक 2 के गुणज निकालने चले गए, यानी 2 की टेबल, 2 के पहाड़े, तो हमें मिले 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50, यानी 2 के कितने गुणज मिले, 50 मिले। बराबर है मेरे प्यारे छात्रों। इस बीच 6 के कितने गुणज मिलेंगे, तो 100 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 6 यानी कि 16 छक्के 96, 16 ऐसे गुणज हैं जो 6 से विभाजित होते हैं, और हमें 2 के वो वाले गुणज चाहिए जो 6 से ना कटें। तो 16 50 में से अपन कर देंगे माइनस, तो अपने आंसर हो जाएंगे 34। 34 ऐसे गुणज हैं 2 के जो 6 के विभाज्य नहीं है, यानी 6 के गुणज नहीं है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल, लेकिन ये इसकी 10 से 15 वैरायटी में अपनी क्लास में बताने वाला हूं। विभाज्यता के कौन गुणज है कौन गुणज नहीं है, इसकी 10 से 15 वैरायटी में आपको बताने वाला हूं। आप ये ध्यान रखिएगा। एक टीम में, बहुत शानदार सवाल है ये, एक टीम के 133 एवरेज, अभी अभी आपके बेसिक फाउंडेशन मैथ्स में मैंने एवरेज खत्म किया है और उसी से रिलेटेड ये सवाल आपकी जेल प्रहरी में आ गया। एक टीम में 133 खिलाड़ियों के रनों का जो औसत है वो 38 है। पुरुष खिलाड़ियों के रनों का औसत जो है वो 43 है। पुरुष खिलाड़ियों को पहले पकड़ लीजिए, पुरुष खिलाड़ियों को बेटा पहले पकड़ लीजिए। पुरुषों का जो एवरेज है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष खिलाड़ियों का जो औसत है वो 43 है, 43 पकड़िए। महिलाओं को पकड़िए, महिलाओं का जो एवरेज है वो कितना है, वो 24 है। महिलाओं का कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24 है। और ओवरऑल कितना है, 38। ओवरऑल कितना है, 38। ये यहां से गया 38 में 24 घटाया कितना हुआ, 14। एलिगेशन कर दिया यहां से, तो यहां से आ गया 5, यानी कि जो रेशियो बना वो 14:5 बना। मेरे प्यारे बच्चों 14 और 5 कितना होता है, 14 और 5 कितना, मुझसे पूछा क्या गया है ये तो देखिए। पूछा ये गया है कि पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों और महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का अनुपात क्या होगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट बता दूंगा कि यहां 14 महिलाएं हैं और यहां 5 महिलाएं हैं। 14 × 43, 5 × 24 डायरेक्ट आ जाएगा। पहले पुरुष 43 × 14 रेशियो 24 × 5, सीधा आंसर होगा यहां से 2 से 7 बार और 2 से 12 बार,
यहां से 3 7 तिया 21 28 2 301 अनुपात 12 पंजा 60। 133 का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहां से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप 14 5 19 यूनिट बराबर 133 करोगे तो एक यूनिट 7 का आएगा। 14 में 7 का गुणा करोगे, 5 में भी 7 का गुणा करोगे तो दोनों इधर से 7 कैंसिल हो जाएगा ना। अब इनकी संख्या पूछी जाती तो बताते 7 14 सत्ते 98, 98 अपने पास पुरुष हैं, 14 पंजा 70, सॉरी 7 आता एक यूनिट, 14 गुणा 5, 14 5 19, यहां से चेक कर लो, ये 14 5 19 यूनिट बराबर 133, एक यूनिट 7 का। तो 14 इंटू 7 कितना हो जाता 98, 14 इंटू 7 98 अपने पास पुरुष होते, और 5 इंटू 7 35 अपने पास महिलाएं होते, और इनको जोड़ते तो ये 133 आते। तो अगर हमसे संख्या पूछती तब तो हम करते, संख्या थोड़ी ना पूछी है, हमें कुल रनों का रेशियो, तो कुल रन क्या होंगे औसत गुणा व्यक्ति, तो औसत गुणा व्यक्ति कितने आ गए 14, औसत गुणा व्यक्ति कितने आ गए 5, खत्म। यानी कि हमें टोटल रनों का जो रेशियो का जो टोटल रनों का अनुपात है वो 301 अनुपात 60 है, बात खत्म, 301 अनुपात 60, इतना अपना आंसर है। आइए अगले सवाल पे फोकस करते हैं। अगला सवाल है अपना, अनिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। बहुत बड़ा सा सवाल है। यहां से भाई गया यहां तक गया और फिर से वापस आया, तो कुछ समय लगा। तो दूरी मान लो कितनी है x किलोमीटर, दूरी कितनी है x किलोमीटर, दूरी ही निकालनी है अपने को। तो समय 1 बराबर समय 2, समय 1 प्लस समय 2 बराबर 4 घंटे 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का लगा दो भाग, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। और यहां पर समय को हम लोगों ने S1 लिख लिया, T1 T2 लिखना चाहिए। हाँ, समय बराबर होना चाहिए दूरी बटे समय, दूरी है x, समय बराबर दूरी बटे चाल, x बटे चाल कितना है 25 प्लस x बटे चाल है 4, जब लौटा 20, 5 चौके 12 चौके 48 और 12 पंजा 60, 4 घंटे नहीं 5 घंटे 48 मिनट है ना, 5 घंटे, 25 और 4 29 बटे 5, ठीक है। यहां सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, यहां से 4 यहां से 25, तो 29 यूनिट बराबर 29 बटे 5 कैंसिल, 5 से 20 बार, x बराबर 20 किलोमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ ही समय में इनको बच्चों सॉल्व कर सकते हो आप। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए, ये रहा। क्या कहता है, एक व्यक्ति A से B तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, अपनी चाल में 50% वृद्धि करके वापस आता है। दोनों यात्राओं के लिए औसत चाल, समान दूरी के लिए औसत चाल बराबर हमने आपको पढ़ाया है, बेसिक क्लास में आप पढ़ सकते हैं। समान दूरी है, आना और जाना समान दूरी है, एक बार गया उतना ही वापस आया, तो औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पहली चाल गुणा दूसरी चाल का दुगुना डिवाइड बाई दोनों चालों का योग। पहले भाई गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 2 इंटू 48 इंटू, जब लौटा है तो 50% बढ़ा दिया है, 50% बढ़ा दिया तो 48 का 50 24 होगा, तो 48 में 24 बढ़ा दिया है, 48 में 24 बढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी हो गई 72 हो गई, डिवाइड बाई 48 प्लस 72, हो गया काम खत्म। यहां से देखिए 2 इंटू 48 गुणा 72 बटे 8 2 10, 7 4 11 और 1 12, 24 से 2 बार और 24 से ये हो गया 5 बार,
24 से 2 बार और 24 से ये हो गया 5 बार, तो 72 दूनी 144 इंटू 288, 288 का डबल 56.57.6 हो जाएगा। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे 57.6 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। एक निर्माता अपना सेलिंग प्राइस कॉस्टिंग से 33.33% अधिक अंकित करता है। यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। 33.33 की फ्रैक्शन होती है 1/3। अधिक अंकित करता है तो 3 में 1 अधिक अंकित करता है, यानी 4 यूनिट। कितने में से? 3 यूनिट में। ये होती है इसकी सीपी लागत, और ये हो गई आपकी अंकित करता है यानी एमआरपी। 3 से बढ़ा के 4। बड़ी वैल्यू मान लेते हैं कि 3 यूनिट है तो इसको 300 मान लो। अरे जो मानना ही है, जो मन में ही खाना है मेरे बच्चों, तो लड्डू खाएं, करेला क्यों खाएं? तो लड्डू खाना है तो बड़ा बड़ा मान लो, 300 और 400 मान लो, एक ही बात है। यानी ये मान लो आप कि आपका जो सीपी है मेरे प्यारे बच्चों वो है 300 रुपया, और जो आपका एमआरपी है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका 400 रुपया। इतनी बात हो गई। अब यहां देखो, यदि उत्पादन की लागत 12% बढ़ जाती है तो 300 का 12% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 300 का 12%, 12 इंटू 3 36। यानी अब जो अपनी सीपी है, यहां आ जाओ, 336 रुपए हो गई। 12% बढ़ गई, 1% 3, 2 अंक बाद दशमलव लगाने से 12% 36 रुपए बढ़ गई, तो 336 रुपए हो गई। अब देखो विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। पहले उसने 400 रुपए में बेचना तय किया था, अब उसने कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। तो 400 का 10% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 40। तो बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 440। एसपी विक्रय मूल्य हो गया 440 रुपए। भाई अगला पूछ रहा है कि अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब उसका लाभ यहां से चेक करो कितना हो गया। यहां से चेक किया तो 64 और 40, 104 रुपए का वो डिफरेंस कमाता है। सीपी कितना है अपना? 336 और मल्टीप्लाई बाई 100। बात खत्म। यहां से 4 से कितनी बार? 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। 4 से 4 अठे 32, 4 चौके 16, 4 से 25 और 4 से 21। नीचे 21 कहीं दिख रहा है? यहाँ नीचे 21 दिख रहा है। 30 सही 20/21 है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सवाल आप फटाफट उड़ा सकते हैं, देखते से ही फिनिश कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, बेसिक फाउंडेशन मैथ कोर्स को ज्वाइन करिए। बहुत कम फीस है, इतनी फीस रखी है जितने में आपका 2-3 दिन का खर्चा आप चलाते हो। और ये मौका आपने गवा दिया तो आप हाई फाई मैथमेटिक्स पढ़ते रह जाएंगे, आपके स्कोर नहीं बढ़ेंगे। कई बच्चों के स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। बस आप इसको ध्यान रखिए और कोर्स ज्वाइन करिए। मैं और क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। बाकी कोर्स अपने चले ही रहे हैं, तो अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ जो बच्चे जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और जेल उप निरीक्षक, फॉरेस्ट, इन तमाम भर्तियों के लिए अप्लाई किए हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं, उनकी सफलता का मैं कामना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बार जल्दी से जल्दी सफल हो जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।